आप सबके लिए आज ईसीजी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। ईसीजी हम सब जानते हैं लगभग, आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन में हो गया है कि कार्डियक पेशेंट होता है उसकी डॉक्टर करवाता है और वो कुछ हमें मैं बताता हूँ। देखिए अब इस हिसाब की हमें दिखाई देती है जिससे हमें हार्ट की कार्यप्रणाली का पता चल जाता है। इसमें कुछ वेव्स होती हैं जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी और यू वेव। हार्ट क्या है? कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल्स में एसए नोड, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर्स ये सब होते हैं जो आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। तो उनकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जिनकी वजह से हार्ट है वो बीट करता है। उस बीटिंग की वजह से ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिससे उसका जो ब्लड है वो आगे पूरी बॉडी में जा पाता है। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, क्या बात है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको ईसीजी मशीन कहते हैं। और ईसीजी मशीन का साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो जांच की जाती है उसको ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है कि ये 12 लीड की होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये 12 लीड की मशीन है, ईसीजी मशीन 12 लीड की है। ये 12 लीड कैसे हुई? ये 12 लीड ऐसे हुई कि इसमें जो चेस्ट पर जो 6 लीड लगाई जाती हैं वो तो यूनिपोलर होती हैं। उन 6 लीड को वी से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये तो यूनिपोलर होती है, मतलब इनको सिंगल माना जाता है, एक गिना जाता है। तो ये हो गई 6। उसके बाद में जो हाथ और पैरों पे जो लगती हैं जो लीड्स उनको बाइपोलर माना जाता है, मतलब एक को दो गिना जाता है। तो ये कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। 4 दूनी 8 और 6 कितनी हुई? 8 और 6 हुई 14। इसमें 12 कैसे होंगी? ऐसे होंगी कि जो राइट लेग पे जो लगती है ये सिर्फ अर्थिंग के लिए होती है, इसका कोई यूज नहीं होता, रिकॉर्डिंग में इसका कोई यूज नहीं होता, ये सिर्फ अर्थ के लिए होती है। तो 14 में से 2 गए, 12 बचे, इसलिए इसको 12 लीड का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। अब देखते हैं इसमें वेव्स वेव्स कौन कौन सी होती हैं। कुछ इस प्रकार की चीज दिखाई देती है। इसमें पी, क्यू, आर, एस, टी, यू ये सारी वेव्स होती हैं। ए बी सी डी को अगर इस क्रम में जमाया जाए तो ये यहाँ से पी से लेके यू तक जो है ये वेव्स होती हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू ये वेव्स होती हैं जिसमें क्यू आर एक्स मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है। देखिए इस हिसाब की इसमें वेव्स होती हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। इसमें जो सॉरी, इसके अंदर जो वी लीड्स लगती हैं ये कहाँ कहाँ लगेगी ये देख लीजिए कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस होता है जो रिब्स के बीच में होता है। तो फोर्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस होगा वो स्टर्नम के राइट साइड में तो V1 लगेगी, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में इसमें V2 लगेगी, फिर सीधा V4 पे आइए,
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है कहाँ, मिड क्लेविकुलर लाइन, ये देखिए ये एक्सपोजिटरी लाइन बना ली, एक स्पोजिंग लाइन बना ली है कि मिड क्लेविकुलर लाइन क्लेविकल के मध्य से जो गुजर रही है वहां फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे V4 लग जाएगा। अब V4 और V2 के बीच में आगे बढ़ते हुए क्रम में, V2 से आगे बढ़ते हुए क्रम में V3 लगेगा, फिर V5 लगेगा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, V4 के आगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, स्पोजिंग लाइन है इस पे। उसके बाद में मिड एक्सिलरी जो लाइन है, एक्सिला के मिड में जो बनेगी वहां पे V6 लगेगा। और हाथ और पैरों में जो एवी लीड्स हैं वो हाथ और पैरों में लगेंगे। ये देखिए, उसके बाद जब हम ईसीजी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या है उसमें PQRST U वेव्स आएंगी। तो पी वेव इसमें क्या करती हैं वो देखिए। पी वेव इसमें जो एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। पी वेव मतलब अगर पी वेव में कोई दिक्कत आ रही है, ज्यादा लंबी आ रही है या छोटी आ रही है, तो अपने को समझ जाना है कि एट्रियम में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ऐसे नोड से जब क्या इलेक्ट्रिक पावर आगे निकलती है तो वो इस कंडीशन में निकलती है। ये देखिए आपके सामने ऐसे। तो पी वेव इसको रिप्रेजेंट करेगी। देख रहे हैं। इसके बाद में अपने आ जाते हैं कहाँ, QRS कॉम्प्लेक्स में। ये क्या है, ये सारा का सारा वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को। ये देखिए किस हिसाब से होगा। जिसमें Q है वो ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से जो ये प्रोकिन्जर फाइबर से बंडल ऑफ हिस्स की तरफ आ रहे हैं यहाँ, यहाँ इधर को। और फिर R है, ये पूरे जब ये करंट फैल जाएगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर S है, इसको आगे जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये उसको। और फिर T है ये रिलैक्सेशन फेज को। इनके जो बीच का स्पेस है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और टी और यू के बीच का है उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। यू वेव जो है उसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि ये क्यों बनी है, लेकिन ये सामान्यतः देखने को मिलती है। और एथलीट्स वगैरह जो जिनका वर्किंग हार्ट लोड का काम ज्यादा होता है उनमें ज्यादातर दिखाई देती है। उम्मीद है कि ईसीजी आपको थोड़ा क्लियर हुई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हर एक वेव का अपने अध्ययन करेंगे कि पी वेव बढ़ जाएगी तो क्या होगा, घट जाएगी तो क्या होगा, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, और टी और यू वेव से क्या होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए। पी वेव है वो किसको, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जहां से जो करंट है वो पास होता है, एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी स्क्रीन पे उसको पी वेव शो करता है। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, ये कंप्लीट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। और क्यू अगर स्पेसिफिक लें तो ये इस एरिया के करंट को रिप्रेजेंट करता है। आर है, ये सारे एरिया का जो करंट इसमें फैल जाएगा उसको। और फिर एस है जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा।
टी है ये रिलैक्सेशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। यू वेव का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, इस पे अभी तक रिसर्चर चल रही हैं कि ये किस लिए होती है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे।